हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मीनू एक गरीब परिवार में रहने वाली लड़की थी। उसकी शादी गौतम नाम के लड़के से हो जाती है, जो कि एक बहुत ही अमीर घर का बेटा था। ससुराल में उसकी जेठानी महिमा, जो कि बहुत ही महंगे महंगे कपड़े पहना करती थी और दिल खोलकर पैसे खर्च किया करती थी, तो वहीं दूसरी तरफ मीनू अपने पति का पैसा हमेशा ही बचा कर रखती थी और कंजूसी के कारण अपने लिए सस्ते कपड़े ही खरीदा करती थी। ऐसे ही एक दिन दोनों बाजार जाती हैं, जहां वो एक दुकान में साड़ियां देखती हैं। अरे भैया, जरा वो वाली साड़ी दिखाना। हाँ, वो लाल वाली। ये मैडम जी 1200 की साड़ी है। अरे कैसी बातें कर रहे हो भैया, थोड़ी महंगी साड़ी दिखाओ ना, जो खूब टिके। ये सस्ती सी तो 2 दिन में खराब हो जाती है। अरे भैया, एक काम कीजिए, ये साड़ी आप मुझे दे दीजिए। अरे छोटी, तू क्या ये सस्ती सी साड़ी खरीद रही है? रुक, मैं तुझे कोई बढ़िया सी साड़ी दिखवाती हूँ। ये तो साल भर भी न चलेगी, अभी खराब हो जाएगी। अरे नहीं नहीं दीदी, मुझे ये साड़ी बहुत पसंद है। बहन जी, आपकी दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। महंगी साड़ी लीजिए, खूब चलेगी। अरे बस बस भैया, मैं सब कुछ अच्छे से समझती हूँ। आप लोग तो यही चाहते हैं कि हम सारा पैसा बस कपड़ों में बर्बाद कर दें। देख, पैसे की कोई दिक्कत हो तो तू मुझे बता देना, पर साड़ी एकदम टिकाऊ लेना। अरे दीदी, मैंने कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं है। बस ये साड़ी सस्ती है और मेरे पैसे भी बच जाएंगे ना। ठीक है, तेरी मर्जी। भैया, मुझे तो वो 5000 वाली साड़ी दे दो, अच्छी सी टिकाऊ। इस तरह वो दोनों अपने लिए साड़ियां खरीद लेती हैं। कुछ ही दिनों बाद मीनू की लाई हुई साड़ी धोने के बाद खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो फिर से अपने लिए एक और सस्ती साड़ी खरीद लाती है, लेकिन वो फिर से खराब हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ महिमा की साड़ी अब भी बिल्कुल यूं की यूं ही होती है और वो वही साड़ी पहनकर आ जाती है मीनू के पास और उससे कहती है, देख, मैंने तुझे उस दिन ही समझाया था कि महंगी साड़ी ले ले, वो ज्यादा दिन चलेगी, पर तूने तो मेरी बात नहीं मानी और अपना सारा पैसा डुबा लिया इस सस्ती साड़ी में। दीदी मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए ना। अगर मैं महंगी साड़ी लूंगी तो उसमें ज्यादा पैसे लगेंगे ना। इससे तो अच्छा है कि मैं सस्ती सी साड़ी खरीद लूं, जिससे मेरे पैसे भी बच जाए और मुझे प्रॉफिट भी हो जाए। अरे मीनू, पैसे ऐसे नहीं बचते। तू सस्ती चीज लेगी, वो 2 दिन नहीं चलेगी, तो फिर से नहीं लेगी, वो फिर से खराब हो जाएगी। इससे अच्छा तो एक बार में तू महंगी चीज खरीद ले, जो ज्यादा दिन तक चले और तेरा रोज रोज खर्चा भी ना हो। अरे दीदी, आपको नहीं पता, सस्ती साड़ी खरीदने से ना पैसे बच जाते हैं। अच्छा, तो एक काम करते हैं, तू 4 महीने तक सस्ती साड़ी खरीदती रहे और उसकी एक पूरी लिस्ट तैयार करना। फिर देखते हैं कि कितना खर्चा बैठता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है दीदी, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लीजिए, लेकिन मेरी बात सच है तो बात पक्की रही। इसके बाद सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस तरह वो दोनों मिलकर अपने लिए एक एक और साड़ी ले आती हैं। मीनू अपने लिए एक सस्ती साड़ी लेती है और महिमा अपने लिए महंगी। दोनों साड़ियाँ खरीदने के बाद एक डाटा बनाना शुरू कर देती है। वो रोजाना उस साड़ी को पहनती, लेकिन एक हफ्ते बाद मीनू की साड़ी जो है वो फट जाती है और उसे बाजार से जाकर दोबारा नई साड़ी लानी पड़ती है। तो वहीं दूसरी तरफ महिमा की महंगी साड़ी अब भी बहुत ही अच्छे से चलती है और कुछ दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं। बाद में रिजल्ट का दिन आ जाता है। अरे मीनू, ला दिखा तो मुझे अपनी साड़ियों की लिस्ट, मैं अभी कैलकुलेट करती हूँ। ये लीजिए दीदी। थोड़ी देर तक कैलकुलेशन करने के बाद महिमा को ये पता चलता है कि उसकी साड़ी तो महंगी पड़ गई है और मीनू की 4 सस्ती साड़ियाँ खरीदने के बावजूद भी महिमा की साड़ी महंगी थी। अरे वाह मीनू, तू तो जीत गई। मैंने मान ही लिया कि सस्ती साड़ी में ही बचत है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था और अब देखो,
मैं भी वही सस्ती साड़ी पहन रही हूँ। हाँ मीनू, चलो बढ़िया बात है, अब से मैं भी सस्ती साड़ी पहनूंगी। मैं क्यों इतने पैसे बर्बाद करूँ? अरे नहीं नहीं दीदी, आप ऐसा मत करना। क्यों? क्योंकि आपको तो महंगी साड़ी पहनना पसंद है ना। कोई नहीं, अब मुझे भी सस्ती साड़ी पसंद है। कम से कम पैसे तो बच जाएंगे। लेकिन तू इतना परेशान क्यों है? अरे नहीं दीदी, मैं कहाँ परेशान हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ मीनू परेशान और घबराई हुई थी, इसलिए क्योंकि उसने झूठ कहा था। वो 4 महीने में 8 साड़ियाँ खरीद चुकी थी और उसने सिर्फ 6 साड़ियों का ही डाटा बनाया था और अपनी जेठानी को दिखाया था। वक्त बीतता जाता है। अब महिमा अपने लिए महंगी साड़ी छोड़कर सस्ती साड़ियाँ खरीदना शुरू कर देती है और उसका डाटा बनाकर रोजाना रखती है। ऐसे ही 4 महीने बीत जाते हैं और उसे पता चलता है कि साड़ियों का बजट बहुत ज्यादा हो गया है और वो तुरंत मीनू के पास जाकर सारी बात बताती है। अरे मीनू, जरा देख तो, मैंने 4 महीने का साड़ियों का डाटा बनाया है, लेकिन मेरी साड़ियाँ तो तेरी साड़ी से महंगी पड़ रही है यार। दीदी, मुझे लगता है वो जरूरत से ज्यादा ही सस्ती साड़ी थी, इसीलिए ऐसा हो गया। अरे नहीं मीनू, मैं बिल्कुल तेरी लिस्ट के हिसाब से ये साड़ियाँ लेकर आई थी जहाँ से तूने खरीदी थी, और सेम टू सेम वही प्राइस दिया था, लेकिन फिर भी मेरी 2 साड़ी एक्स्ट्रा आई है। दीदी, मुझे क्या पता ऐसा क्यों हुआ। आप इतना ज्यादा चिंता क्यों कर रही हैं? आपको तो वैसे भी महंगी साड़ियाँ पसंद है ना। मीनू, तू मुझसे कुछ छुपा रही है ना? जल्दी से सच बता दे। दीदी, मैंने आपसे झूठ बोला था। असल में तो मैंने 8 साड़ियाँ खरीदी थी और मेरा बजट भी बहुत ज्यादा बन गया था। मेरा शर्मिंदगी से आपके सामने सर ना झुक जाए, इसीलिए मैंने ये सब किया। मीनू, ये कैसी बातें कर रही है तू? अरे तू तो मेरी छोटी बहन जैसी है। देख, मैं तुझे एक बात बताती हूँ, पहले मैं भी तेरी तरह सस्ती साड़ी पहनती थी, लेकिन जब मुझे इनका अंजाम पता चला तो मैंने अपनी सूझबूझ से महंगे कपड़े लेने शुरू कर दिए। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, पर अब मैं समझ गई हूँ कि बार बार किए जाने वाले खर्चे से तो एक बार का किया हुआ खर्चा ज्यादा सफल है, और मैं अब से सस्ती साड़ी नहीं पहनूंगी। दूर खड़े हुए मीनू के पति और उनके बड़े भाई ये सारी बातें सुन लेते हैं और उनके पास जाकर कहते हैं, हाँ मीनू, बिल्कुल सही सोचा है तुमने। आखिरकार हम कमाते तुम्हारे लिए ही तो हैं, तुम जितना चाहो उतना खर्च करो। हाँ हाँ देवर जी, अब तो ये समझ ही गई है, अब तो आपको शिकायत का मौका नहीं देगी। हाँ दीदी, बिल्कुल। अरे बल्कि मुझे तो लगता है ना कि अब मुझे इनका सारा बैंक खाली कर देना चाहिए। कुछ ज्यादा ही पैसे आ रहे हैं मेरे प्यारे पति के पास। ये बात सुनकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं और मीनू को ये अच्छे से समझ आ जाता है कि बार बार पैसा खर्च करने से अच्छा है कि एक बार ही पैसा ज्यादा खर्च कर लिया जाए, वही सफल रहता है और हमारे पैसे भी बच जाते हैं। इस तरह मीनू और महिमा दोनों ही बहुत अच्छी और महंगी साड़ियाँ पहनती हैं। नितारा एक बहुत ही गुणवान लड़की थी। वो दिल्ली के कनॉट प्लेस में अपने परिवार के साथ रहा करती थी। उसके परिवार में सिर्फ उसके पिता अनुज सिंह ही थे, क्योंकि उसकी माँ का देहांत पहले ही हो गया था। नितारा हमेशा से ही खुद का बिजनेस करना चाहती थी, लेकिन घर की आर्थिक हालत ठीक ना होने की वजह से वो हमेशा पीछे रह जाती थी। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक दिन वो अपनी सहेली निकिता के साथ चांदनी चौक मार्केट जाती है और वो वहाँ से अपने लिए बहुत ही सस्ते सस्ते सूट ले लेती है। जिसके बाद निकिता उससे कहती है, यार नितारा, एक बात तो माननी पड़ेगी, तू चाहे जितना मर्जी सस्ता सूट पहन ले, लगती एकदम पटाखा है। हट पागल। यार मैं क्या सोच रही थी, जब ये हम जैसे ग्राहकों को इतने सस्ते में सूट बेचते हैं तो इनको कितना सस्ता मिलता होगा ये सब। वो तो है, लेकिन छोड़ ना,
हमें क्या करना? करना तो बहुत कुछ है। क्या? अब कुछ भी तो नहीं। ऐसे ही दोनों घर आ जाती हैं। नितारा रात को अपने बिजनेस के बारे में ही सोचते सोचते सो जाती है और सुबह उसके पिता अनुज उसे जगाने आते हैं। गुड़िया उठ जा, देख तेरी दोस्त निकिता आई है। इतनी सुबह सुबह? अरे मजाक कर रहा था। पापा आप भी ना। अच्छा सुन, नीचे आ, तुझसे कुछ बात करनी है। ठीक है पापा। नितारा फ्रेश होकर नीचे आती है और अपने पापा से कहती है, हाँ जी पापा बोलिए, क्या बात करनी है आपको? मैं ये बोल रहा था कि मेरी जो छोटी सी गुड़िया थी ना, अब वो बहुत बड़ी हो गई है। अच्छा, तो फिर? मैं अपनी गुड़िया के लिए उसका गुड्डा ढूंढना चाह रहा था। हाँ, अगर गुड़िया का पहले से कोई गुड्डा हो तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। गुड़िया बता सकती है अपने पापा को। पापा आप भी ना कुछ भी। बता जल्दी, शर्मा मत, कोई है क्या? नहीं पापा, मुझे पहले अपना बिजनेस करना है, उसके बाद कोई शादी या कोई गुड्डा, ठीक है? अरे नहीं मेरी गुड़िया, देख मैं बीमार रहता हूँ, कब मेरा बुलावा आ जाए कुछ पता नहीं है। इससे पहले तेरे हाथ पीले कर दूं, बस यही मेरी इच्छा है। ऐसा मत बोलिए पापा, मैं पहले आपको इंडिया से बाहर विदेश में ले जाना चाहती हूँ, घुमाना चाहती हूँ, फिराना चाहती हूँ, फिर करेंगे ना शादी आराम से। मेरी गुड़िया। पापा मुझे आपसे कुछ कहना है। बोल गुड़िया। पापा आप तो जानते हैं ना कि मुझे अपना बिजनेस करने का कितना शौक है। हाँ हाँ। पापा मैं सोच रही थी मार्केट से सस्ते सूट लाकर उनका बिजनेस शुरू कर दूं। अच्छा तो है। पापा शुरुआत थोड़े से ही करूंगी, फिर बढ़ाऊंगी धीरे धीरे। चल ठीक है। ऐसे ही कुछ दिन बाद नितारा चांदनी चौक से कुछ सस्ते दामों पर सूट ले आती है और वो एक छोटी सी शॉप खोलती है, अनुज गारमेंट्स नाम की, जहां वो सस्ते सूट बेचा करती। ऐसे ही समय बीतता रहता है, लेकिन काम ना चल पाने की वजह से वो अक्सर परेशान रहा करती कि तभी उसके पापा उससे कहते हैं, क्या हुआ गुड़िया? कुछ नहीं पापा। अरे बोल क्या हुआ? वो मेरा काम ही नहीं चल रहा। बेटा तू आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की है, तू अपने इस काम को बस इस छोटी सी दुकान तक मत रख, इसे और बढ़ाकर आगे निकल, फिर सब ठीक हो जाएगा। अनुज के समझाने पर नितारा को बात समझ आ जाती है और वो अपने काम को एक नया मोड़ देती है। अब वो अपना ऑनलाइन बिजनेस करना शुरू कर देती है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, हर जगह पर वो सस्ते सूटों को सेल करना शुरू कर देती है। यहाँ तक कि वो होम डिलीवरी भी देने लगती है। धीरे धीरे उसका काम रफ्तार पकड़ने लगता है और उसके सूट्स की डिमांड बढ़ जाती है, साथ ही उसका खूब नाम भी होता है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद वो एक विदेशी ऐप डिलिंगो में अपनी कंपनी का नाम रजिस्टर करवाती है और अब वो विदेश में भी अपने सूट बेचना शुरू कर देती है। इंडिया की तरह विदेश में भी उसका काम खूब तरक्की करता है। ऐसे ही नितारा अपने पापा से कहती है, पापा मैंने बोला था ना कि मैं आपको इंडिया के बाहर लेके जाऊंगी। हाँ मेरी गुड़िया। अब वो दिन आ गया है पापा, हम दोनों मिलकर अपने सपनों की उड़ान भरेंगे। कल सारी पैकिंग कर लीजिएगा। आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है तुझ पर। पापा मैं आज जो भी बन पाई हूँ, जितना भी कर पाई हूँ, सब आपसे ही है। मैं दुनिया की सबसे लकी बेटी हूँ जिसे आप जैसे पापा मिले। आई लव यू सो मच पापा। आई लव यू टू मेरी बेटी, हमेशा ऐसे ही खुश रहो। नितारा अपने पिता को लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया जैसी जगहों पर घुमाती है। वो लोग खूब एंजॉय करते हैं। वक्त बीतता जाता है। अर्जुन को अब अपनी बेटी की चिंता सताने लगती है। ऐसे ही एक दिन वो अमेरिका में बिजनेस इवेंट अटेंड करने जाती है, जहां वो एक बहुत ही प्यारे इंडियन लुक में रेडी होकर जाती है। उसी इवेंट में एक गौरिश नाम का लड़का होता है जो नितारा को देखता और बस देखता ही रह जाता है। वो उसकी खूबसूरती और सादगी देखकर उसे अपना दिल दे बैठता है और उसके पास जाकर बोलता है, आप इंडिया से हो? हाँ जी मैं इंडिया से हूँ।
जी यस, मैं भी इंडिया से हूँ। यहाँ पढ़ाई के लिए आया था, फिर जॉब करने लगा और अब यहीं का हो गया हूँ। कभी कभी इंडिया जाता हूँ। ओ, ये बात है। वैसे मैं यहाँ इवेंट अटेंड करने आई हूँ। वैसे एक बात कहूँ आपसे? जी कहिए। आप इस इंडियन लुक में बहुत ही कमाल की लग रही हैं। सच में आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल लेडी मैंने आज तक नहीं देखी। जी थैंक यू सो मच। नितारा और गिरीश एक साथ वो इवेंट एंजॉय करते हैं और फिर साथ में लंच भी करते हैं। दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों की बातों और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। साथ ही दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठते हैं। कुछ ही समय बाद वो सभी लोग इंडिया वापस आ जाते हैं और गिरीश नितारा को मिलने एक कैफे में बुलाता है। साथ ही उससे कहता है, हे नितारा, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ। यार मुझे ना कुछ बोलना है तुमसे। हाँ बोलो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या? सीधा वाइफ बनने के लिए बोल दिया? अरे गर्लफ्रेंड बनने के लिए भी नहीं पूछा? गर्लफ्रेंड नहीं, वाइफ बनाना चाहता हूँ तुम्हें। शादी अभी नहीं। क्यों? अरे तुम ये मत सोचना कि शादी के बाद मैं तुम्हारा ये सस्ते सूट का काम बंद करवा दूंगा। तुम शादी के बाद भी अपना काम कर सकती हो, मेरी सस्ती सूट वाली बहू। अच्छा जी, फिर ठीक है। ऐसे ही दोनों अपने घर आ जाते हैं और अपने अपने घर वालों को अपने रिश्ते के बारे में सब बता देते हैं। दोनों के घर वाले आपसी रजामंदी से उनकी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा देते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और नितारा ससुराल की सभी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से संभाल लेती है और सभी लोग अपने सस्ते सूट वाली बहू के साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। अंबर एक बहुत ही सुंदर और प्यारी लड़की थी। उसे हमेशा से ही सूट सलवार और उसके साथ सुंदर सुंदर दुपट्टे ओढ़ना बहुत ही पसंद था। वो जहाँ भी जाती सब उसकी ड्रेसिंग सेंस की खूब तारीफ करते। उसके परिवार में उसकी माँ जीतो और पिता गुरनाम सिंह थे। ऐसे ही एक दिन अंबर बाजार से घर आ रही होती है और उसके पास से ललित नाम का एक बहुत ही हैंडसम लड़का गुजर रहा होता है और दोनों की आपस में टक्कर हो जाती है। ओए होए, पता नहीं आंखें हैं या बटन। इतना बड़ा रोड है पर नहीं, मोटे नाल मोटा मार के तुरना जरूरी है। अरे सॉरी, माफ करना, मैं थोड़ा जल्दी में था। दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन अंबर का ललित की घड़ी में दुपट्टा फंस जाता है और वो उसके दुपट्टे के साथ बढ़ने लगता है। आए, अरे रुको, मेरा दुपट्टा। अरे ये क्या हो गया? ललित जैसे ही अंबर का दुपट्टा अपनी घड़ी से निकालने लगता है तो वो दुपट्टा फट जाता है, जिसे देखकर अंबर को बहुत तेज गुस्सा आता है। हाय, एक ही कर देता, मेरा शिफॉन दा इतना महंगा दुपट्टा फाड़ देता। सॉरी, मैं आपको नया ला दूंगा। लगता है आपका दुपट्टा काफी सस्ता था, तभी जरा सा दम लगते ही फट गया। हेलो, आपको पता भी है अमृतसर से लाती हूँ मैं अपने दुपट्टे, एक से बढ़कर एक क्वालिटी के। अंबर गुस्से में बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली जाती है। कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है। ऐसे ही एक दिन ललित अपने बचपन के दोस्त शेखर की शादी में जाता है, जहाँ उसे बहुत ही प्यारे से रेड सूट और फुलकारी लिए अंबर नजर आती है और वो भी वहाँ अपनी बचपन की दोस्त निम्मो की शादी में आई थी। ललित उसके पास जाता है और कहता है, हाय मिस दुपट्टा। तुसी ओही हो ना जिसने मेरा दुपट्टा फाड़िया सी? इत्थे की कर रहे हो? आपका पीछा कर रहा हूँ जी। बेशरम होंदे नाल नाल बदतमीज भी हो। ओ मैडम, आप जानती क्या है मेरे बारे में? मैं एक बहुत ही शरीफ इंसान हूँ और एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। यहाँ अपने दोस्त की शादी में आया हूँ, समझ गई? मुझे बस तुम यहाँ नजर आई तो इसलिए तुमसे अपने किए के लिए माफी मांगने आ गया, पर ये मेरी गलती थी। तुम जैसी लड़कियाँ पता नहीं अपने आप को समझती क्या हो। ललित वहाँ से गुस्से में चला जाता है। अंबर को उसकी कही बातों के लिए अपनी गलती का एहसास होता है और अंबर ललित से अपने ऐसे बर्ताव के लिए माफी मांगती है
आई एम सॉरी, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। इट्स ओके, कोई बात नहीं। मैं जानता हूँ कि एक लड़की के लिए उसका दुपट्टा कितना कीमती होता है, और खासकर कि आपके जैसी खूबसूरत सोनी कुड़ी के लिए। दोनों एक दूसरे से पूरी शादी में खूब सारी बातें करते हैं और बातों ही बातों में दोनों नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है। वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं और गुजरते वक्त के साथ वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और एक दिन अपने प्यार का इजहार कर शादी करने का फैसला लेते हैं। अंबर और ललित अपने इस फैसले के बारे में अपने अपने घर वालों को बताते हैं। दोनों के घर वाले आपस में बात करके उनका रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ ही दिनों बाद बड़ी धूमधाम से उन दोनों की शादी हो जाती है। अंबर अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से संभाल लेती है। उसकी सास देवयानी आए दिन उसे उसके पहनावे को लेकर कुछ ना कुछ कहती ही रहती थी। ऐसे ही एक दिन, बहू, अरे बहू, कहाँ मर गई सुबह सुबह? हाँ जी मम्मी जी। अंबर वहाँ पर पंजाबी सूट सलवार और दुपट्टा पहनकर टिप टॉप रेडी होकर आ जाती है। अरे ओ महारानी, कहाँ जा रही है बंठन के? कितने भी नहीं जा रही, बस मेरा दिल कीता ता मैं रेडी हो गई। अरे खुद को तो चमका लिया, अब घर कौन चमकाएगा? ओहो मम्मी जी, ठंड रखो, हुने कर दिन्नी है सारा काम। शूश अटैक। पता नहीं ललित को भी क्या पसंद आ गया तुझ में, सारा दिन बस खुद को संवारने में लगी रहती है। मम्मी जी छूटते ना ही कहो, हुन तुसी समझ गए। वो वैसे भी कहते आ ना, साड़ना रीस कर, और मैं तो ऐसे ही बंठन कर रहूंगी। अरे तुझे शर्म तो आती नहीं है अपनी सास के आगे जुबान चलाते हुए? ओहो, सच गल बोलिया सी। दफा हो जा और जा जाके काम कर। और हाँ, ये सूट पहनना बंद कर दे और चुपचाप साड़ी पहन। हमारे घर की बहुएं सूट नहीं पहनती। जी कभी भी नहीं, मैं तो डेली सूट ही पाऊंगी। साड़ी दा थान कौन लपेटे। अरे तू मेरी बात को मानेगी या नहीं? कोई जायज गल होए तब मन भी लवा। इतना कहकर अंबर वहाँ से चली जाती है। वक्त बीतता जाता है। अंबर और उसकी सास का पहनावे को लेकर और घर के काम को लेकर झगड़ा बढ़ता ही रहता है। ऐसे ही एक दिन अंबर बाजार से नया सूट लाती है और उसकी सास उसे परेशान करने के लिए चुपके से वो दुपट्टा उसके कमरे से ले जाती है और छत पर जाकर उस दुपट्टे पर पापड़ सुखा देती है। शाम को जब अंबर छत पर जाती है तो वो अपने दुपट्टे पर पापड़ सूखते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो गुस्से में तिलमिलाती हुई अपनी सास के पास जाती है। मम्मी जी, ए सब की है, तुसी मेरे नवे दुपट्टे ते पापड़ सुखा देते। अरे ये तेरा दुपट्टा था? मुझे लगा कोई बेकार कपड़ा है तो मैंने सुखा दिए पापड़ इस पे। मम्मी जी ज्यादा चालू ना बनो, मिन्नू ना सब पता है, तुसी जानबूझ के कीता है सब। अरे मुझे क्या पता कि तेरे सारे दुपट्टे तेरी तरह ही बेकार हैं एकदम। बेकार मेरा दुपट्टा नहीं, तुहाडियां नजरां ने। मिन्नू लगदा तुहानू ना मोतियाबिंद हो गया है। मम्मी जी जाओ जाके जल्दी इलाज करवा लो, इस तो पहला तुसी अंधे हो जो। वक्त बीतता जाता है पर दोनों सास बहू के बीच की लड़ाई रुकती ही नहीं। ऐसे ही एक दिन देवयानी और अंबर घर का सामान लेने बाजार जाते हैं। वहाँ दो बाइक सवार गुंडे देवयानी का पर्स छीन कर भागते हैं। अंबर उनके पीछे भागती है और जल्दी से अपने दुपट्टे से पीछे बैठे लड़के के गले में फंदा बनाकर डाल देती है। दोनों गुंडे डिसबैलेंस होकर गिर जाते हैं और फिर अंबर और बाजार में मौजूद भीड़ जमकर उन गुंडों की पिटाई करती है। ये सब होता देख देवयानी को अपनी गलती का एहसास होता है। दोनों सास बहू बाजार से घर आ जाती हैं। तभी देवयानी अंबर से कहती है, बहू मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने हमेशा से तुझे तेरे पहनावों को लेकर रोका टोका, पर आज अगर तू और तेरा ये दुपट्टा ना होता तो पता नहीं क्या होता। बेटा मुझे माफ कर दे। ओए होए मम्मी जी, कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया?
और ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ डांट भी ਮੈਨੂੰ बड़ी प्यारी लगती है। दोनों सास बहू एक दूसरे को गले लगा लेती है। साथ ही देवयानी को समझ आ जाता है कि पहनावा चाहे कोई भी हो, इंसान के गुण और संस्कार उसकी असली पूंजी होते हैं। जिसके बाद सभी लोग मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। खुशी, जो कि एक खुशदिल और बहुत ही सुंदर लड़की थी, उसे नए नए डिजाइन के प्लाजो पहनने का बहुत ही शौक था। उसके पास काफी तरह के प्लाजो थे, जैसे कि ए लाइन प्लाजो, फ्रिल प्लाजो, स्कर्लिक प्लाजोज इत्यादि। पर फिर भी उसका प्लाजो पहनने का क्रेज जाता ही नहीं था, और जब भी कोई नया प्लाजो मार्केट में आता तो वो उसे तुरंत ले लेती। एक दिन वो अपना फेवरेट ब्लैक कलर का प्लाजो लाती है और घर में सभी को दिखाती है। माँ देखो, आज मैं अपने फेवरेट कलर की प्लाजो पैंट खरीद कर लाई हूँ। देखो तो कैसा लग रहा है मुझ पर। पागल लड़की, फिर से एक प्लाजो ले आई? अभी 2 दिन पहले ही तो लाई थी। हाँ माँ, उसको लाए तो 2 दिन हो गए और आज मार्केट गई थी तो मैंने नया ले लिया। अरे तेरी पूरी अलमारी ठूसम ठूस भरी है प्लाजो से। माँ क्या करूँ, मार्केट में मुझे प्लाजो के अलावा कुछ पसंद ही नहीं आता। जहाँ प्लाजो दिखा वही मेरी नजरें लॉक हो जाती है। अरे शादी के बाद भी क्या ये खुले खुले बोरे पहनकर घूमेगी? माँ कोई कुछ नहीं बोलेगा, और जो बोलेगा ना उसे भी मैं प्लाजो दे दूंगी। खुशी की ये बचकानी बातें और उसके अंदर का बचपना देख सुमन को उसकी फिक्र होने लगती है। ऐसे ही एक दिन खुशी हद ही कर देती है। वो 20 से 25 प्लाजो एक ही दिन में खरीद कर ले आती है। अरे नालायक लड़की, तू सारे पैसे अपने इन घाघरों से मैं बर्बाद कर दिया कर। तेरी अलमारी से एक कपड़ा निकालू ना तो प्लाजो की बरसात हो जाती है। अरे तो क्या हुआ माँ, आपकी अलमारी तो खाली है ना, और वैसे भी आपकी अलमारी थोड़ी ना बोलेगी। खुशी, मैं तुम्हारे प्लाजो नहीं रखूंगी। खुशी की इन हरकतों से सुमन अपनी बहन रूपा को फोन करती है। अरे बहन रूपा, अपनी खुशी की उम्र हो गई है शादी की, क्यों ना मैं उसके हाथ पीले कर दूं? अरे तेरी नजर में कोई लड़का हो ना तो बताइए मुझे। हाँ हाँ सुमन बहन, क्यों ना करूँगी, आखिर खुशी भी तो मेरी छोरी जैसी है। तू एक काम कर, मने थोड़े दिन का टाइम दे दे, मैं कोई सुतरा सा छोरा ढूंढ कर तने बता दूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रूपा खुशी के लिए एक बहुत ही हैंडसम और अमीर लड़के राम का रिश्ता लाती है। हाँ तो किसा लग गया तने छोरा? अरे बहन, लड़का तो बड़ा ही अच्छा है, क्या करता है? अरे छोरे की सरकारी नौकरी है और लड़का कति हीरा है। खुशी बहुत खुश रहेगी इस छोरे गेला। अरे वाह, ये तो बड़ी पते की बात है। फिर तो खुशी के रिश्ते की बात चला दे तू बस। हाँ हाँ जरूर, आज जब बात कर लूंगी फिर मैं इनते। रूपा लड़के वालों से पूरी बात करके कुछ ही दिनों में रिश्ता पक्का करने के लिए उन्हें अपने साथ ले आती है। आइए आइए, आपका ही इंतजार था। कोई परेशानी तो नहीं हुई आने में? अरे नहीं नहीं बहन जी, कोई परेशानी नहीं हुई। आप जरा हमारी होने वाली बहू से तो मिलवा दो। जी जी, बिटिया बस आती ही होगी, आप बैठी। सुमन गेस्ट को बिठाकर खुशी को अपने साथ ले आती है। खुशी प्लाजो सूट पहनकर सभी के सामने आती है। राम उसे पहली ही नजर में पसंद कर लेता है। सभी घर की आपस में बात करके शादी की डेट फिक्स कर देते हैं और खुशी अपनी शादी में भी प्लाजो थीम रखवाती है, जहां सभी प्लाजो पहनकर ही आते हैं और वो खुद के लिए भी एक प्लाजो लहंगा बनवाती है। शादी के बाद भी वो आए दिन नए नए प्लाजो पहना करती थी। ऐसे ही एक दिन उसकी सास सोनी उसे अपने साथ अपनी फ्रेंड के घर चलने को बोलती है और खुशी प्लाजो सिलेक्ट करके रेडी होने में बहुत टाइम लगा देती है, जिससे सोनी को उस पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो उससे बोलती है, बहू, अरे ओ बहू, अभी रेडी नहीं हुई क्या? अरे आज कहीं जाना है दिन में। हाँ माँ जी, चलिए। ये फिर से प्लाजो पहन के आ गई। अरे कुछ और डाल लेती। क्यों माँ जी, मैं अच्छी नहीं लग रही? अरे कुछ नहीं मेरी माँ, तू चल, जैसी है वैसी चल। ठीक है। अरे प्लाजो प्लाजो प्लाजो,
जब देखो तब इसका प्लाजो ही रहता है। अपनी सास की बातें सुनकर वो बुरा सा मुंह बना लेती है और पार्टी में जाने से मना कर देती है, जिसके बाद सोनी उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर देती है। वक्त बीतता जाता है। कुछ ही दिनों बाद उसकी सास सोनी का बर्थडे आता है, जहां खुशी फिर से बहुत ही सुंदर रेड कलर का प्लाजो सूट पहनकर आती है और सभी लोग उसकी खूब तारीफ करते हैं। अरे सोनी, तेरी बहू तो बहुत सुंदर लग रही है और ये प्लाजो भी कितना प्यारा लग रहा है तेरी बहू का। हाँ हाँ बहन, सही बोल रही हो। और सोनी, तेरी बहू का ड्रेसिंग सेंस भी कितना अच्छा है। हाँ हाँ, अरे होगी भी क्यों नहीं, प्लाजो वाली बहू जो है मेरी, अरे प्लाजो के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं इसको। थोड़ी ही देर बाद सोनी केक कट करती है और घर के आए सभी मेहमान उसको बधाई और गिफ्ट्स देते हैं। खुशी अपनी सास को जब गिफ्ट देती है तो बोलती है, माँ जी, गिफ्ट खोल कर तो देखिए। हाँ हाँ सोनी बहन, गिफ्ट खोल कर तो देख, हम भी तो देखे तेरी बहू ने तुझे क्या दिया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। गिफ्ट खोलते ही सोनी का मुंह बन जाता है और खुशी पर गुस्सा होते हुए बोलती है, अरे नास पीटी, ये क्या दे दिया तूने मुझे, अरे इससे अच्छा कुछ देती ही नहीं। अरे सोनी, तू इतना गुस्सा क्यों हो रही है अपनी बहू पर? ऐसा भी क्या कर दिया है उसने? देखो बहन, अब तुम ही बताओ, मैं इस उम्र में ये प्लाजो पहनूंगी क्या? अरे ओ प्लाजो वाली, ये तू ही रख अपने पास। अरे बहन, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? देखो तो सही, कितना प्यारा लग रहा है ये प्लाजो और कितने प्यार से दिया है बेचारी ने तुझे। एक बार पहन कर देख तो। सबके बहुत बोलने पर सोनी खुशी का दिया हुआ प्लाजो पहनकर सभी के सामने आती है। ऐसे ही तुम बहू पर इतना गुस्सा हो रही थी, देखो कितनी सुंदर लग रही हो। तुमने तो अपनी बहू को भी फेल कर दिया। सबकी तारीफ सुनकर सोनी फूली नहीं समाती और सभी गेस्ट के जाने के बाद वो अपनी बहू से बोलती है, बहू मुझे माफ कर दे बेटा, मैं हमेशा से तुझे तेरे पहनावों को लेकर बोलती रही और आज तेरी ही वजह से मेरी इतनी प्रशंसा हो रही है, मुझे माफ कर दे बेटा। अरे नहीं माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं? भला बुरा किस बात का लगेगा? मैं तो आपके लिए बहुत खुश हूँ। अरे ओ मेरी प्लाजो वाली बहू, जरा अपनी सास को भी प्लाजो वाली सास बना दे। क्यों नहीं माँ जी, मेरे पास बहुत सारे प्लाजो हैं, जैसे पॉकेट प्लाजो, डेनिम प्लाजो, फॉर्मल प्लाजो, पैंट प्लाजो, सर्कल प्लाजो, ए लाइन प्लाजो। आपको जो प्लाजो पसंद है मैं वही दिला दूंगी आपको। खुशी अपनी सास को अपने साथ मार्केट ले जाती है और बहुत सारे प्लाजोस दिलवाती है और अब से उसकी सास खुशी को प्लाजो के लिए ना तो ताने मारती और ना ही उन्हें पहनने से मना करती, जिसके बाद दोनों सास बहू खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये प्लाजो वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे प्लाजो पहनना इतना ज्यादा पसंद हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।